नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उस पे बात करेंगे विद कॉन्सेप्ट डिटेल में। एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे और ना केवल ये महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपके लिए उपयोगी प्रूफ होगा, बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं आपके इन्वायरमेंट साइंस में यूजीसी नेट एंड ऑल एग्जाम, उन सभी में भी आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाली है। तो आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जो है एंड तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए आज की कहानी जो है स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है सुपरबग वाज ए टर्म coined for microorganism engineered for। तो बेसिकली जो ये आपकी टर्म है सुपरबग, ये किस लिए यूज की गई और कहाँ से ये शब्द आया? तो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सुपरबग कहते हैं। इसका नाम है आपका सुडोमोनास फुटिडा। सुडोमोनास फुटिडा जो है एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। और इसको जो है हम बेसिकली ऑयल जो समुद्र में फैल जाता था ट्रांसपोर्ट के दौरान, ये एक काफी बड़ी समस्या थी कि आप सभी को पता है ऑयल माइनिंग जो होती है ज्यादा वो ओशंस के किनारे पे ही होती है। और ट्रांसपोर्ट भी जो होता है पेट्रोलियम क्या, वो भी जो है बाई ओशन बाई वाटर ही सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस पूरे दौरान क्या होता है कि बहुत सारा जो ऑयल है वो फैल जाता है। और आपका ये जो ऑयल का फैलना है, ये जो ऑर्गेनिज्म है पानी में रहने वाले उनके लिए काफी डेंजरस चीज है। जो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है सफोकेशन फील करते हैं। और जो है बहुत सारे बर्ड्स वगैरह जो ओशन में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम था। तो इसको सोल्व करने के लिए ये सुपर बग बनाया गया सुडोमोनास फोटिडा, जो कि एक जीएमओ है। इसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसको डिजाइन किसने किया था। तो इनको डिजाइन करने वाले बनाने वाले और कोई नहीं, भारतीय ही थे। और इनका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने ये बनाया था सुडोमोनास फुटिडा, जो एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस जीएमओ पे सुडोमोनास फुटिडा पे हमें देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट में भी कई बार जो है क्वेश्चन आए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। जब भी हम एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% मिलती है। और आपका जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% मिलती है। और इसी प्रकार से जो आर्गन है वो लगभग जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.1 0.9 या 1% आप कह सकते हैं मिलती है। तो अब ये तीन तो हमें याद रहती हैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और हमें वो पूरा टेबल याद नहीं हो पाता। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया क्यों, ये बना क्यों है? अगर ये जो गैसेस को हम ध्यान से देखेंगे, जो तीन गैसेस इन्होंने दी है, इनका क्या महत्व है, इसी को सबसे पहले समझते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया। देखिए जो आपका CO2, ओजोन और मीथेन है, ये तीन गैस जो हैं तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं।
है ना। तो इनका एक अपना अलग से महत्व बन जाता है, इसीलिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। बेसिकली क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको ये बताया, ये पूछा जा रहा है एग्जामिनर के माध्यम से कि भाई ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनमें से कौन सी ज्यादा मात्रा में मिल रही है और कौन सी कम मात्रा में मिल रही है, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो है आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पे जब हम सामान्य गैसेज की बात करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम इस तरीके से देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। बट यहाँ पे जो तीन गैसेज हैं, ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये CO2 है, CO2 सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका, ये कहिए कि आप इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा मिल रहा है, CO2। उसके बाद में आपका दूसरा दूसरा है आपका मीथेन, और तीसरा आपका है ओजोन। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये गैसेस हैं, इन गैसेस में सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा CO2 का, फिर उसके बाद में मीथेन का, और फिर उसके बाद में जो है ओजोन का। अब इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ज्यादा CO2 है, उसके बाद में मीथेन है, और उसके बाद में आपका ओजोन है। तो यही आपका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है फिर से ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद में कौन कौन सी गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो इसको बहुत ही अगर हम संक्षिप्त में कम शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो आपका जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हमारे लिए एक जीवनदायी प्रोसेस है। हमारी धरती है, हमारी अर्थ पे अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो हमारा मीन टेम्परेचर है। बट अगर हम देखें कि भाई हमारा जो मीन टेम्परेचर है अभी एट प्रेजेंट, वो कितना है, वो है आपका, जल्दी जल्दी से सोचो सभी बच्चे, यस वो है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अभी हमारा जो एवरेज मीन टेम्परेचर है वो धरती का, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो ये -19 डिग्री सेल्सियस हो। तो कुल मिला के इस तरीके से देखें तो 34 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। तो ये एक जीवनदायी प्रोसेस है, इससे हमारी धरती पे जो जीवन है वो बना रहता है। परंतु जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस बढ़ रही हैं, कुछ खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उनमें से कुछ नेचुरल भी होती हैं और कुछ प्योरली मैन मेड भी हैं। तो ये प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं ना कि अधिकता हर एक चीज की बुरी है। तो 15 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारे लिए जीवनदायी है, परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये अब हमारे लिए खतरा होता जाएगा। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि भैया ठीक है, एक लेवल तक तो अच्छा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, परंतु जब एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, और जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारी गैसेस जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी गैसेस जो हैं आपके ये कहिए कि कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। और सबसे बड़ा नाम आ जाता है आपका CO2 का।
CO2 जो है ये आप देखेंगे कि लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद मीथेन, N2O, CFC की भी बहुत सारी आपकी फॉर्म है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है SF6 का होता है ग्लोबल वार्मिंग कोज करने का। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है CO2 का है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की अधिकता को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके लिए बहुत सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन CO2 का है और सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो SF6 का है। इस तरीके से जो है हम इनको देखते हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहाँ से चला और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से सही आंसर अब क्या होगा? अब तो आप बिल्कुल क्लियरली बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज वन नीड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है? तो देखिए इसको समझते हैं कि आपका जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होता है। इसको गुड ओजोन भी कहते हैं। गुड ओजोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ये हमारी धरती पे यूवी रेडिएशन को आने से रोकती है। यूवी बी जो है वो धरती पे नहीं आ पाती क्योंकि ये जो ओजोन है ये इस हमें प्रोटेक्ट कर लेती है, यहीं पे रेडिएशन को रोक लेती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये यूवी बी जो है धरती पे आ जाएगी और हमें कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ओजोन है तो यूवी बी हमसे दूर है, अगर ओजोन नहीं है तो यूवी बी धरती पे आ जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा और जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्किन कैंसर हो जाएगा, DNA डैमेज हो जाएगा, वेजिटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। इस तरीके से जो है बेसिकली हम देखते हैं कि ये काफी डेंजरस हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो हमारा सही आंसर है टू रिड्यूस यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित है। हमें जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है कि आपका साइक्लोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो बेसिकली जो आपका साइक्लोमीटर है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के काम आता है। फिर दूसरा जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किससे मेजर करते हैं? तो सही आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। उसके बाद में डेंसिटी। डेंसिटी को जो मेजर किया जाता है वो आपका हाइड्रोमीटर से किया जाता है। और उसके बाद में आपका जो लास्ट ऑप्शन है अमाउंट ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये आपका जो है लेसीमीटर के हेल्प से हम मेजर करते हैं। तो आपका लेसीमीटर जो है यूज किया जाता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इन पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमने चारों को देख लिया कि भाई चार जो आपके पैरामीटर हैं, एलिमेंट हैं मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर के, उनमें जो है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो आप ये सभी लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिए कि इवेपोट्रांसपिरेशन जो है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप? नीचे से लेके ऊपर तक कौन कौन सी लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। तो सबसे पहले जो है इनको देखते हैं लेयर बाय लेयर। सबसे नीचे की जो लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर।
स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की जो लेयर है मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊपर यानी कि बाहर की तरफ जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। तो इस तरीके से ये जो है नीचे से ऊपर आपकी लेयर जो है बन जाएंगी। कई बार क्वेश्चन जो आता है वो ऊपर से नीचे को भी आता है, तो बड़े ध्यान से हमें करना होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटो, देन मीजो, थर्मो, और लास्ट में सबसे बाहर की तरफ एक्सोस्फियर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल हमें पेन का जो है केमिकल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो सभी को आपको पता ही है कि पेन जो है आपका उसका फॉर्मूला क्या है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी, C2H3O5N। बड़े ध्यान से आपने इसको करना होता है, कई बार बॉन्ड के साथ भी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर जो है दे दिया जाता है, तो आपने इनको काउंट कर लेना है कि C2H3O5N ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो आप जो है इनको आराम से देख लेंगे, काउंट कर लेंगे और अपना सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से जो है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से रिलेटेड है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम रेडिएशन। तो सभी को पता है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, सेम पेपर में ये दोनों जो है आए थे। ठीक है बच्चों, इस एक ही पेपर से दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका, अल्ट्रावियोलेट यूवी रेडिएशन को ये जो है प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हमें फिर से कुछ गैसेस दी गई हैं और हमें अरेंज करना है इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर लाइफ टाइम इन एटमॉस्फेयर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं लाइफ टाइम के अनुसार। तो सबसे कम लाइफ का जो इनमें गैसियस कंपोनेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कुछ महीनों से लेकर लगभग 1 साल तक रहता है। और जो है ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोक्सिल रेडिकल मौजूद होते हैं, जिनको हम स्क्वेंजर भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। ये जो आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पोल्यूशन को रिमूव करने में। क्योंकि जैसे ये सीओ को रिमूव, मीथेन को रिमूव तरीके से जो है इनको एटमॉस्फेरिक स्क्वेंजर, एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रेजेंस की वजह से ही जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लगभग कुछ महीने से लेके लगभग 1 साल तक ही रह पाता है, उसके दौरान ये एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है आपका मीथेन। मीथेन का जो लाइफ टाइम है लगभग 12 साल होता है, और ये भी जो है आपका OH रेडिकल के साथ में रिएक्ट करके रिमूव हो जाता है। और उसके बाद में सबसे लॉन्गेस्ट जो तीनों में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लगभग 100 साल, 150 साल इसका लाइफ टाइम दिया होता है मोस्टली। सोर्सेज से अगर हम देखते हैं, कुछ बोलते हैं कि भैया बहुत ये लंबे समय तक रहता है, परंतु ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो उसका लाइफ टाइम है वो लगभग 100 साल के करीब का होता है। और ये हमारे यहाँ पे काफी लंबे समय तक रहता है। इसीलिए जब ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एज ए रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि एक तो ये सबसे प्राचीन से पुरानी गैस है, फिर दूसरा ये नेचुरल सोर्सेज से भी उत्पन्न होती है, और बेसिकली प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ओशंस इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक रोल भी प्ले करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए होती है। परंतु इसका जो मात्रा अधिक बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कोज कर रहा है, तो ये एक जो है नेगेटिव फैक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे कम CO का, उसके बाद मीथेन का, और सबसे ज्यादा जो है CO2 का लाइफ टाइम होता है। फोटोवोल्टिक सेल जो है बेसिकली ये यूज किए जाते हैं
आपका सोलर लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा इस तरीके के सोलर पैनल जो हैं आजकल काफी कॉमनली गांव में, घरों में जो है यूज किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आजकल सोलर एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मेट्रोलॉजिकल स्केल से संबंधित है, और क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ऑन। तो जब भी हम मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मेट्रोलॉजी में जितनी भी आपकी वेदर से संबंधित घटनाएं होती हैं उनको आ, बताने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ स्केल यूज करते हैं। उनको को जो है बेसिकली हम मेट्रोलॉजिकल टाइम एंड डिस्टेंस स्केल भी आपने सुना होगा कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे को माइक्रो कहते हैं, उससे बड़ा जो होता है वो मीजो होता है, उससे बड़ा जो है सिनोप्टिक होता है, और उससे बड़ा जो स्केल है वो मैक्रो स्केल होता है। तो जो डे टू डे की जानकारी देने वाले आपके स्केल हैं वो सिनोप्टिक स्केल के अंदर ही आते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी जो है आपके सिनोप्टिक स्केल के अंदर ही आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप लोग जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि एक डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाए। ठीक है बच्चों, तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे पूरा स्केल जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, इसको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन के साथ में आप ड्रॉ कर लेंगे कि कौन कौन से इवेंट जो है किस किस स्केल में जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका एरोजोल से संबंधित है। तो एरोसोल हैविंग ड्राई एरोडायनेमिक डायामीटर 3.8 माइक्रोन फॉल्स इन द, और 4 मोड आपको दिए गए हैं। थोड़ा सा अब इनको समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो देखिए, आपका डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर के अनुसार जो है आपके पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल का या पर्टिकुलेट मैटर का या एरोजोल का कंसंट्रेशन के साथ साथ डायामीटर भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे PM10 PM2.5 दोनों के दोनों रेस्पायरेबल डस्ट में काउंट होते हैं, परंतु PM2.5 ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो हमारे लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाता है। और PM10 से ऊपर वाले जो पार्टिकल हैं वो बेसिकली हमारे नोज से बाहर ही बेसिकली रह जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स बेसिकली 2.5 है ना होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये हम जब भी PM10 PM2.5 देखते हैं हमेशा पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया गया है कि ये डायामीटर जो है 3.8 ये किस मोड से जो है बेसिकली आपका फॉल होगा। तो ये जो साइज है ये बड़ा साइज है। तो जो भी पार्टिकल जिसका साइज 1 माइक्रोन से बड़ा होगा वो कोरस मोड में आपके क्या होगा, सेटल होगा। ठीक है, या इसको कोरस पार्टिकल मोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, एक से बड़ा साइज है। ठीक, तो उसका सीधा सीधा आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा। सबसे छोटा अगर हम देखें तो आपका सबसे छोटा न्यूक्लिएशन मोड ये 0.01 से लेके पॉइंट 0.01 से लेके 0.001 तक। इसके बाद में आपका जो है एटकिन। ठीक है, एटकिन मोड जो है ये इसके बाद में आता है 0.01 से लेके 0.1 के बीच में। फिर उसके बाद में आपका एक्यूमुलेशन मोड आता है 0.1 से लेके 1 के बीच में। उसके बाद में फिर आपका कोरस पार्टिकल मोड आता है। तो आपने ये भी ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि कौन कौन से पार्टिकल्स जो है किस मोड में आते हैं। कई बार आपको क्या आ जाएगा, कई बार आपको एग्जाम्पल ही वो पूछ लेंगे कि बताओ ये एग्जाम्पल जो है किस मोड के पार्टिकल साइज में आएगा, या कई बार आपसे साइज पूछ लेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से जो है इनको करना है याद, जिससे कि अगर कल कोई क्वेश्चन आए आप उसको 101% सही कर पाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में भी काफी आ रहे हैं।
तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोरस मोड। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। तो व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हाउ मैनी ब्रोमीन एटम आर दियर इन 2.44 मोल ब्रोमीन? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर जो है बेसिकली हम आपका ये केमिस्ट्री में देखते हैं कि इट इज ए फंडामेंटल कांस्टेंट, और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है कंटेन कितने पार्टिकल्स या कितना? अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो एक मोल में जो है कितने एटम्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो सिंपली आप बोल देते हो कि भैया किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मोल जो है ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये तो पता है कि भाई 1 मोल में इतना है। अब 2.44 के लिए इन्होंने पूछा है, तो अब तो बिल्कुल साधारण सा एक हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका जो भी ये अवोगाद्रो नंबर है, जो नंबर है, इसको 2.44 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास में हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया आपका? तो अवोगाद्रो नंबर इंटू 2.44, आपके पास में सही आंसर आ जाएगा 14.69 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, 14.69 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगला क्वेश्चन जो है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं है। तो चेरनोबिल डिजास्टर न्यूक्लियर डिजास्टर है। 3 माइल आइलैंड ये भी जो है आपका एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, न्यूक्लियर डिजास्टर है। और फुकुशिमा जापान में हुआ था, ये भी आपका एक न्यूक्लियर डिजास्टर है। लव कैनाल ट्रेजेडी, लव कैनाल ट्रेजेडी जो है ये बेसिकली एक डंप साइट है, जो बेसिकली केमिकल डंप करने की वजह से डिजास्टर हुआ था। तो अनप्लैन्ड लैंडफिल जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे हैवी मेटल्स, बहुत सारे कार्सिनोजन कंपाउंड जो है डंप कर दिए गए थे, उनकी वजह से यूएस में एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर हुआ था, जिसको लव कैनाल ट्रेजेडी के नाम से हम जानते हैं। काफी क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंटल डिजास्टर में इन चारों टॉपिक के ऊपर कि चेरनोबिल एक्सीडेंट, लव कैनाल डिजास्टर, आपका 3 माइल आइलैंड एंड फोकोशिमा। तो आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि 3 इनमें से न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, न्यूक्लियर डिजास्टर है, और लव कैनाल जो है डंप साइट की वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर से एक बहुत ही साधारण सा एक छोटा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द मास ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विच हैज डेंसिटी 1.43 लीटर पर ग्राम। तो हमें डेंसिटी दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है, और हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम जो है आपका क्या हो जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.45 दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम भी दिया है, डेंसिटी भी दिया है। तो सिंपली मास को हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे। मास क्या होगा? मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सिंपली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम करेंगे। 1.45 आपको डेंसिटी दिया गया है, मास दिया गया है 10 लीटर, और आपका
जो है सही आंसर आ जाएगा 14.3 ग्राम, जो आपका मास होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से? ऑप्शन नंबर सी, 14.3 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। और इन सभी जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें आपको बताई हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज में और बेहतरीन जो है लेक्चर ऐड करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।